जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक और नए क्लास में स्वागत है, जिसमें कि मैं आज देखने वाला हूँ सेमेस्टर 5 का एमजेसी हो या एमआईसी हिस्ट्री यूनिट 1। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें है कि भारत का इतिहास, जो कि 550 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग। इसमें अब को नंबर में जो दिया हुआ है, हुन आक्रमण और इसका प्रभाव। इसके बाद ख नंबर, हर्ष प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। यही सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है गो, राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का समय विकेंद्रीकरण का युग कहलाता है। तो भारतीय इतिहास में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसी समय से विकेंद्रीकरण का युग कहलाने लगा। इस दौरान भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही। इस समय कोई भी एक केंद्रीय शक्ति नहीं था। उसके बाद है क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। यहाँ आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का नीचे से मैं विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला, हुन आक्रमण और इसका प्रभाव। हुन मध्य एशिया की एक बर्बर और बदोश जनजाति थी। भारत पर इसका आक्रमण गुप्त वंश के समय स्कंदगुप्त के शासनकाल से शुरू हुआ। तो हुन का आक्रमण कब से शुरू हुआ है? स्कंदगुप्त के शासनकाल से। और गुप्त वंश के समय ही स्कंदगुप्त का शासनकाल कहलाता है। तो उसके बाद है प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में तोरमान और मिहिर कुल हुनों के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो इसमें हुन आक्रमण में कौन सबसे शक्तिशाली थे? तो तोरमान और मिहिर कुल हुनों के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसके बाद है आक्रमण का स्वरूप। हुनों ने अपनी क्रूरता और अश्वसेना के दम पर उत्तर पश्चिम भारत में भारी तबाही मचाई। तो कहाँ मचाई? उत्तर और पश्चिम में भारत के। उसके बाद हालांकि स्कंदगुप्त ने उन्हें शुरू में पीछे धकेल दिया, लेकिन बाद के कमजोर गुप्त शासकों के समय वे अंदरूनी इलाकों तक घुस आए। उसके बाद पॉइंट है इसका प्रभाव। तो प्रभाव, पहला पॉइंट, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो हुन का आक्रमण होने के बाद ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। हुनों के लगातार हमलों ने गुप्त साम्राज्य के कमर तोड़ दी और अंततः साम्राज्य बिखर गया। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। मगध की शक्ति कमजोर होने से उत्तर भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे वर्धन, मैत्रक। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। चलिए यहाँ से गलती से चौथा टाइपिंग हो गया है, इसमें तीसरा होगा, सांस्कृतिक क्षति। हुनों ने तक्षशिला जैसे महान बौद्ध केंद्रों और मठों को नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय शिक्षा और कला को भारी नुकसान हुआ। हुनों ने तक्षशिला जैसे महान बौद्ध केंद्रों और मठों को नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय शिक्षा को और कला को भारी नुकसान हुआ। उसके बाद है चौथा पॉइंट, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। कई हुन भारत में ही बस गए और हिंदू समाज में घुल मिल गए। इतिहासकारों का मानना है कि कुछ राजपूत कुलों की उत्पत्ति में हुनों का भी मिश्रण था। इसके बाद का पॉइंट है खो, हर्ष प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पुष्य भूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो किस वंश का है? तो पुष्यभूति वंश का, तो हर्षवर्धन। उसके बाद उसे अक्सर प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। हालांकि यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी दक्षिण और उत्तर में कई शक्तिशाली हिंदू राजा हुए। उसके बाद पॉइंट है साम्राज्य विस्तार। तो हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को एक सूत्र में पिरोया।
उसने पंजाब से लेकर बंगाल तक विजय प्राप्त की। तो उसने कहाँ से कहाँ तक विजय प्राप्त की? पंजाब से लेकर बंगाल तक। और हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो कहाँ बनाया राजधानी? तो कन्नौज ने। धार्मिक नीति। धार्मिक नीति। हर्ष व्यक्तिगत रूप से शिव और सूर्य का भक्त था, लेकिन बाद में चीनी यात्री हुएनसांग के प्रभाव में वह बौद्ध धर्म महायान का बड़ा रक्षक बना। उसने प्रयाग में दान में बड़े महोत्सव आयोजित किए। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान। हर्ष स्वयं एक विद्वान था। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों की रचना की। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी। तो हर्षवर्धन ने क्या क्या किया? तो उसने अपना प्रकाशित रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों की रचना की। उसके बाद है महत्व। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एकता समाप्त हो गई और त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जो विकेंद्रीकरण की चरम सीमा थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गो नंबर, राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय इतिहास का एक जटिल विषय है। इसके मुख्य रूप से 4 सिद्धांत प्रचलित है। पहला, अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुल चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ: प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान। तो कौन कौन राजपूत जन्म हुए? तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण हो सकता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का अर्थ है जेम्स टॉल्ड जैसे यूरोपीय इतिहासकारों का तर्क है कि राजपूत, हुन, शक और कुषाण जैसे विदेशी जनजातियों की संतान थे। जब ये विदेशी भारत में बस गए और हिंदू धर्म अपनाया, तो उन्हें अपनी वीरता के कारण क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, प्राचीन क्षत्रिय से उत्पत्ति। गौरी शंकर, हीराचंद और ओझा और सीवी वैद्य जैसे भारतीय विद्वान इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार राजपूत कोई विदेशी नहीं बल्कि प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज थे। तो क्या हुआ इसमें? जैसे भारतीय विद्वान गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा जी और सीवी वैद्य जी भारतीय विद्वान थे, जो कि इनके अनुसार राजपूतों कोई विदेशी नहीं बल्कि प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय के ही वंशज थे। इसमें है चौथा पॉइंट, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक स्रोत से नहीं हुई। यह एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया थी, जिसमें कुछ प्राचीन क्षत्रिय परिवार और कुछ विदेशी जातियां जो भारत में घुल मिल गई, एक साथ आए और एक नया राजपूत वर्ग बना। तो राजपूत वर्ग कैसे बना? कोई विदेशी आकर यहाँ घुल मिल हुए और जो भी यहाँ का परिवार था, जो प्राचीन क्षत्रिय परिवार और कुछ विदेशी जातियों जो भारत में रहकर राजपूत का वर्ग बना। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जो भी इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, तो वही चलिए देखते हैं। पहला है, वो किस गुप्त शासक ने हुनों को भारत से बाहर खदेड़ा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। इसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। हुन शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन ए यशोधर्मन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी शशांक, ऑप्शन डी
पुलकेशिन प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यशोधर्मन। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन काल में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए व्यापार कर, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी धार्मिक कर, ऑप्शन डी उपहार। इसका सही आंसर होगा भू राजस्व। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वैनसांग, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी बारहवीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी। छठा क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी हर्षचरित, ऑप्शन डी कादम्बरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी अंदोंतपुरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय। आठवां क्वेश्चन, सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किस धर्म के प्रचार के लिए हुई थी? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महायान बौद्ध धर्म। इसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? ऑप्शन ए प्राचीन क्षत्रिय की, ऑप्शन बी शक और सिथियन विदेशी की, ऑप्शन सी ब्राह्मणों की, ऑप्शन डी आदिवासियों की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शक और सिथियन की विदेशी की। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, हर्ष के काल में कुंतल किस विभाग का अधिकारी था? ऑप्शन ए पैदल सेना, ऑप्शन बी अश्व सेना जिसे हम घोड़सवार भी कहते हैं, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी गुप्तचर विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अश्व सेना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।